हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर विल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर बेस पे देख पा रहे होंगे सर, कहीं ना कहीं नाउन के क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज लगी हुई है, वो भी सीरीज 1। दोस्तों, हम क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण रीजन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी आप देखे होंगे कि टाइम एंड टेंस की एकदम बाकायदे मैंने थियरी क्लास ली। उसके बाद क्या किया था, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट की सीरीज दिया था। नाउन को भी मैंने थियोरेटिकल पढ़ा चुका है, थियरी मैंने पढ़ा चुका है। अब क्या किया, नाउन की कहीं ना कहीं कवर पेज पे आपको दिख रही होगी क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज लगी हुई। ये मैं क्यों करता हूं बेटा, अब किस बच्चे क्या होता है, कुछ बच्चे थियरी नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में जाओगे बेटा थियरी नहीं पूछेगा आपसे, प्रश्न दे के आंसर पूछने वाला है, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर पूछने वाला है। तो अगर उस टॉपिक के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके बीच में अगर कॉन्सेप्ट होंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है ना। और बोला कि अगर हर एक टॉपिक से, जरा गौर करिएगा, बोला टॉप 50 कॉन्सेप्ट, अगर एक टॉपिक से, एक लेवल से, एक सीरीज से 50 कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो आपको पता है ना कि मैं 1 2 3 4 5 मतलब एक टॉपिक से 5 लेवल लेकर आता हूं बेटा, यानी 250 प्लस आपके बीच में कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं सेशन स्टार्ट होने से पहले हमेशा कॉपी कलम निकाल लिया करो बेटा। जितने भी कॉन्सेप्ट रहा करे सब एकदम गोली की तरह मिलते हैं, सब आपके दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए बेटा। सर कॉपी कलम निकालेंगे दिमाग में कैसे छपेगा, कॉपी कलम में बेटा एकदम ग्राफ बनाओगे, जिस ग्राफ भी मैं पढ़ाने का काम करूंगा, ठीक है ना। तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर जा रही है बेटा। तो आज के सेशन का आगाज करते हैं। बेहतरीन सीरीज होगी, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला होगी। और इससे पहले मैं एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं बेटा कि फ्यूचर विल परिवार की तरफ से पेट प्रिपरेशन की बेटा 2023 की एकदम फुल रणनीति, फुल स्ट्रेटजी बेटा आप सबके बीच में ये संकल्प बैच लॉन्च कर दिया गया बेटा। संकल्प बैच नाम रखने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जो टीम है पूरी तरीके से संकल्पित है, आपको 100% दे रही बेटा। और उसके पीछे मैंने बोला ना कि आपका भी सहयोग चाहिए, 100% अपना दीजिए, मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। और एक चीज मैं आपसे वादा करता हूं, संकल्प इस बात का भी है कि जिस दिन बेटा वो पेपर आएगा ना, कि पेपर लेकर आपके बीच में जरूर उपस्थित होंगे और देखिएगा कि हमारी टीम कितनी बेहतरीन मेहनत की आप सबके लिए, वहां से जरूर प्रश्न आपके बीच में होंगे बेटा। ऐसी जगहों पे आप बिल्कुल ना फंसिए कि सर पुराने प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। बेटा 3 साल तो हुआ ये पेट क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए होंगे बेटा। उसके जैसे मैंने आपको बोला ना कि सीधा सीधा मैं बातें जरूर करता हूं, लेकिन बात बनाने का काम नहीं करता। आपके लिए हमेशा ईमानदारी से मैंने काम किया और करता रहूंगा बेटा। ये हमारा डेट निश्चल और संकल्प है बेटा। संकल्प बैच हमारे फ्यूचर विल परिवार का पहला बैच है और इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे तरीके से आप सीधा सीधा जितने सिलेबस दिया है एक बार डीप में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और बाकी के जो समय बचेंगे बेटा उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी होंगे सब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कहता हूं एक बार अच्छे तरीके से इस सीरीज में जुड़कर अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़ाई करिए और वो पेपर में जरूर लेकर आऊंगा। बस विश्वास बनाए रखिए कि सर अगर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो जरूर टीम अच्छे तरीके से पूरी शिद्दत से मेहनत कर रही है, आप लोग दिल लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन की ओर चलते हैं। एकदम अच्छे तरीके से बोला ना कि सर एक चीज नहीं समझना है, मैं पहले ही बता दिया ना कि लिखा है सर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और डिफेंस जैसे एग्जामिनेशन में मैंने बोला ब्रह्मांड में कहीं भी अगर अंग्रेजी पूछ रहा है बेटा तो जरूर आपको मेरे कंसेप्ट रखना है आपके बीच में, क्योंकि भाई हर एक टॉपिक से अब बोलो सर किस एग्जाम में पूछ रहा है, डजंट मैटर। बोला कि नाउन से प्रश्न पूछेगा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सारे थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, सीरीज आपने पूरी पढ़ी। सीरीज 1 आज कहीं कहीं नाउन के क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की पहली सीरीज है। चलिए एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए और थंब इंप्रेस करिएगा। जय हिंद कमेंट करिए। फिर अगर 1 घंटे पसीना बहाने का जुनून है तो मेरे साथ बैठिएगा। और एक चीज मैं बताता हूं, बात सही लगे तो समर्थन करना बेटा। पहली बार आपको लगेगा ना वाकई में सर अलग तरीके से नाउन पढ़ लिया है और जरूर मजा आएगा मेरे भाई। एक बार थंब इंप्रेस करिए, जय हिंद कमेंट करिए। फिर आज के सेशन का आगाज करेंगे। चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। और आपकी स्क्रीन पे रहा ये पहला प्रश्न और मैंने आपको पहले ही कहा है ना कि हर एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं मैं। क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, फर्स्ट सीरीज में जरा गौर करिएगा। फर्स्ट सीरीज में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ए और बी पार्ट में हमने लिख दिया। उसमें बोला क्या कि आई हैव डन माय वर्क्स, बी में बोला कि ऑल दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वर्थ रीडिंग। पहले तो बोल रहे कि आई हैव डन माय वर्क्स मतलब मैंने सभी अपने सभी काम को किए। नीचे क्या बोल रहा है, ऑल दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के सभी काम आर वर्थ रीडिंग, पढ़ने योग्य हैं। अब शेक्सपियर के कौन से काम पढ़ने योग्य हैं, शेक्सपियर के कौन से काम थे। अब एक चीज मैं बताऊं, मैं आपको बोला कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आया करे अपने आंसर नोट कर लिया करो।
हो, इससे अपने आप को आप क्या करेंगे, जज कर पाएंगे कि हमारी तैयारी कितनी बेहतरीन है बेटा। चलिए यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट नोट करता हूँ, इससे पहले आप लोग जवाब देते रहिए, सोचते रहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ नोट करिएगा, इधर मैंने सी एन लिखा और इधर यू एन सी एन, ठीक है ना। इनके बीच में मैं बताने का प्रयास करूंगा, जरा गौर से समझिएगा। अगर काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, ये मैंने लिखा, ऊपर काउंटेबल नाउन, नीचे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसका नहीं गिन सकते। अगर ये आप सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये मीनिंग होता है मेरे भाई। लेकिन जरा एक चीज मैं बताऊं, नाउन के वे में इनके थोड़े यूज अलग हो जाते हैं, जाके थियोरेटिकल देखना। अगर कोई बोल दिया काउंटेबल तो सीधा समझ लेना एबल टू मेक प्लूरल, क्या समझेंगे आप, एबल टू मेक प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल कह दिया तो सीधा समझना है कि नॉट एबल टू मेक प्लूरल, उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर अनकाउंटेबल बोल गया तो ऑलवेज सिंगुलर, इस बात को अच्छे तरीके से नोट करना। बोला सर काउंटेबल अनकाउंटेबल दो फेज आप क्यों बता रहे बेटा, इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो काउंटेबल है, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन है तो उसमें आप क्या करेंगे, एस और ई एस लगा देंगे, साथ ही साथ आप क्या करेंगे बेटा, ए और एन भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो बात समझने का प्रयास करिए, ना आप एस और ई एस लगाएंगे और ना ही आप ए और एन लगाने का काम करेंगे, ठीक है ना। मैंने राइट लिखा, मतलब सही का निशान लगाया तो लगा सकते हैं, गलत किया तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बन सकता बेटा, नॉट एबल टू मेक प्लूरल, साथ ही साथ ए और एन भी नहीं लगाते। जरा इस प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊपर बोला आई हैव डन माई वर्क्स, आपको पता होगा कि वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो एस और ई एस तो लगता नहीं सर, आपने वर्क्स किया, मतलब ये प्रश्न क्या हो गया, ए नंबर रॉन्ग है। जरा नीचे आइएगा, दूसरे नंबर में बी में देखिएगा, बोला ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, इसमें भी सर वर्क्स लिखा है, मतलब ये भी गलत। बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर ए भी गलत है और बी भी गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट देने का मैं प्रयास करता हूं आपको, जरा देखिएगा अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट नोट करेंगे हमारे साथ। अगर मैंने कहा ये वर्क है, ठीक है ना, अब वर्क का मतलब तो आपको पता होगा, वर्क का मतलब सर कार्य होता है, ये आप समझ लेंगे, व्यवसाय होता है, ठीक है ना। और वर्क का मतलब एक होता है रचना, क्या होता है, रचना। वर्क के दो मतलब होते हैं, एक होता है कार्य व्यवसाय, कार्य या व्यवसाय की बात करता है, एक वर्क मतलब रचना होता है, ठीक है ना। अब इनमें किस प्रकार, मतलब वर्क सर एक बार काउंटेबल भी होता है, एक बार अनकाउंटेबल भी होता है, तो ये प्रॉपर्टीज तो हमको समझनी होंगी ना बेटा, तब तो हम कर पाएंगे। अगर मैंने कहा वर्क हमारा कार्य व्यवसाय है तो ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर वर्क से रचना होता है तो ये हमारा काउंटेबल नाउन होता है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज तो आपको पता है, अगर काउंटेबल है तो एस और ई एस लगा सकते हैं, साथ ही साथ ए और एन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल है मेरे भाई तो एस और ई एस नहीं लगा सकते, साथ ही साथ ए और एन नहीं लगा सकते। इस बात को अच्छे तरीके से आप जान चुके होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब समझ में आ गया होगा सर शेक्सपियर के जो काम थे, मतलब शेक्सपियर की वर्क्स, मतलब शेक्सपियर की रचनाएं, वो पढ़ने योग्य हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। जरा प्रश्न में आना बेटा, और बी नंबर हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, ऑल द वर्क्स। यहाँ वर्क्स क्या है, काउंटेबल नाउन है बेटा, और किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ वर्क्स कहने का मतलब रचना से संबंधित है। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे चुनिंदे प्रश्न लेकर आया हूँ भाई, बने रहो, बहुत मजा आएगा, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बस बने रहिए हमारे सीरीज में लास्ट तक, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में ले चलते हैं आपको, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न आप सबके बीच में बेटा, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्द से जल्द बताइएगा इस प्रश्न में कि क्या होगा, ठीक है ना। एक बार जल्द से जल्द जवाब दीजिए, इस प्रश्न के क्या आंसर होंगे। सर सेम फॉर्म में लिखे गए हैं ए और बी, देखते हैं, एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। द वॉल इज मेड ऑफ अ स्टोन, बी नंबर में लिखा द वॉल इज मेड ऑफ अ स्टोन। दोनों में अंतर क्या है सर, इतना अंतर है सर, यहाँ स्टोन के पहले आर्टिकल ए लग गया है, यहाँ पे बात करेंगे स्टोन के पहले कुछ नहीं लगा, बस इतना सा डिफरेंट है। एक चीज बताऊं, इसके आगे जरा देखना, एकदम आपके लिए एकदम अच्छे तरीके से खूबसूरत मैंने सजा के रखा है बेटा। इसको आप क्या करिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कुछ लिखने के बाद अगर मैं कह दूं यहाँ एक लाइन कर लीजिए, और सीधा सीधा यहाँ लिखिए एस और ई एस, और यहाँ लिखिए ए और एन। अब सीधा सीधा लिखिए डोंट टिक, क्या लिखेंगे, डोंट टिक, मतलब ये जितने भी शब्द लगे हुए हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पे जितने भी शब्द दिख रहे हैं, ना तो एस या एस लगाएंगे, ना ही ए और एन लगाने का प्रयास करेंगे, ये नहीं लेते डोंट टिक। अगर ये चीजें नहीं करते सर, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मतलब इतने शब्द जो आपके स्क्रीन पे है सर अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ आप क्या करेंगे, एस और ई एस नहीं लगाएंगे, साथ ही साथ ए और एन भी नहीं लगाएंगे। जरा प्रश्न में आइएगा बेटा, यहाँ क्या लिखा है
स्टोन लिखा है, स्टोन हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और इसके साथ आप क्या करोगे, एस और यस नहीं लगाओगे, साथ ही साथ ए और एन नहीं लगाओगे, ठीक है ना। इतना तो पता है सर, स्टोन के पहले ए नहीं लगेगा, जबकि ये वाला सही है बी नंबर और ए नंबर गलत है। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है थंब इम्प्रेस। इसको स्क्रीनशॉट करते जाकर बेटा और थंब इम्प्रेस करते जाइए। यार मजा आ रहा है तो थंब इम्प्रेस करिए। मैं एक चीज कहता हूं ना, बात सही लगे तभी समर्थन किया करो बेटा। अगर सबसे अलग तरीका लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सभी एजुकेशनल ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए। और इस समय मैंने बोला ना एनर्जी की मुझे जरूरत है, वो एनर्जी क्या होगा, आप ही मुझे दे सकते हो। मैंने बोला ना कि टीचर को आगे कौन ले जाता है बेटा, टीचर का नाम कौन रोशन करता है, उसके स्टूडेंट करते हैं। कभी आपको मैंने एक कहानी बताई ना कि अगर 4 माइनस है, जैसे देखिए मैं कहानी बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये 4 माइनस हो गए, क्या हो गए, 4 माइनस हो गए। अब 4 माइनस में क्यों बता रहा हूं, जैसे मान लो तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसकी कर तैयारी बेटा, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये 4 माइनस आपके बीच में है। अब बोला सर मैथमेटिकल फंक्शन में अगर 4 माइनस का आपस में गुणा करोगे तो आगे क्या आता है, प्लस आता है। अब समझिए ये माइनस हमारा है रीजनिंग वाला, ये माइनस मैथ्स वाला, ये माइनस हमारा जीएस वाला और ये क्या है, इंग्लिश वाला। अब आपको इतना पता है कि एक मैथ्स का जो टीचर है वो मैथ ही पढ़ाएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, जीएस का टीचर है वो जीएस पढ़ाएगा, रीजनिंग नहीं पढ़ाएगा। मतलब जितने भी ये हैं ये हमारे टीचर हैं, क्या है, ये हमारे टीचर हैं और एक एसएससी का एस्पिरेंट से उसकी तैयारी करा रहे हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए सब आपस में माइनस है, सब माइनस लेकर टहल रहे हैं, लेकिन ये मिलकर जितना प्लस करते हैं, ये प्लस क्या है, उस वही लड़का है, वही एस्पिरेंट्स है। मतलब ये चारों माइनस मिलकर जितना प्लस करेंगे बेटा, वो इतना इनका भाई टीचर बन गए तो ये माइनस का कलंक आपके मत्थे पे हो जाता है। अब वो माथे का कलंक कौन हटाता है बेटा, जितनी बार आप प्लस करते जाओगे, जितनी बार आप प्लस करते जाओगे बेटा, उतना आपका कलंक हटता जाता है। तो आप मुझे बताइए मत्थे पे जो कलंक लगा बेटा, हटाओगे कि नहीं, दिल लगा के आइए, आप मेहनत करते हो तो जरूर होगा, पॉसिबल है कि आप हटा लोगे, मुझे विश्वास है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। एक बार थंब इम्प्रेस करते जाइए। तो आपको क्या करना है, ये सत्यम सर पे जो माइनस लगा हुआ है ना बेटा, इसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, प्लस करोगे। और प्लस कैसे होगा बेटा, आप सिलेक्ट होगे, आपका नाम रोशन होगा, तो बिल्कुल हमारा ऑटोमेटिक माइनस हट जाएगा बेटा। और मैं बोलता हूं ना कि एनर्जेटिक मुझे करते रहे, दिल लगा के पढ़ेंगे तभी मुझे एनर्जी मिलेगी बेटा, और किसी चीज की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या बोला, आई ईट 2 ब्रेड्स, ठीक है ना। अब ये क्या से सर, धर्म संकट वाला क्वेश्चन है। धर्म संकट वाला क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, जरा गौर से समझिएगा, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी जरा पीछे आइएगा, पीछे आपको एक शब्द मैं दिखाता हूं, जिसे यहां ब्रेड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ब्रेड लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ब्रेड है तो ब्रेड में बोला सर ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें क्या कर सकते हैं, एस और यस लगा भी नहीं सकते। आगे आपने प्रश्न दे दिया आई ईट 2 ब्रेड्स, सर 2 है, उसके बाद जो नाउन है तो प्लूरल ही होना चाहिए था भाई। अगर मैंने बोला ना कि मैं 2 मैंगो खाया तो भाई 2 मैंगो ने 2 मैंगोज कहूंगा ना, बात समझिए। अब बोला कि सर ये धर्म संकट में आप ला दिए, मैं 2 रोटी खाता हूं, आई ईट 2 ब्रेड भी नहीं बोल सकता, क्योंकि 2 के बाद हम सिंगुलर कैसे बोल सकते हैं, और ब्रेड्स तो ऑलरेडी नहीं बोल सकते, क्योंकि पीछे लिखा गया है कि ब्रेड जो शब्द है इसके साथ हम एस और यस नहीं लगाते। अब मुझे बताइए आप कैसे इस धर्म संकट से आप छुटकारा पाएंगे बेटा, वो कॉन्सेप्ट बताने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तब तक जवाब देते रहिए, ये प्रश्न क्या है, सही है कि गलत, सर आप सही लिखते ही नहीं, इसलिए कुछ तुक्का भी मार देंगे, सर गलत है, क्या है, गलत है जरूर, लेकिन कॉन्सेप्ट जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा एक बाय एग्जांपल में समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने बोला मैंने आपको आदेश दिया, आई गेव यू एन एडवाइस। अब एडवाइस के पहले एन नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अनकाउंटेबल था, पीछे मैंने आपको दिखाया। बोला सर यहां तो सिंगुलर था। बोला कि मैंने आपको ढेर सारे सलाह दिए, मैंने आपको ढेर सारे सलाह दिए। अब आप ये नहीं कह सकते ना आई गेव यू मोर एडवाइसेस, क्यों, एडवाइस में ऐसे ऐसे लगा ही नहीं सकते। अब धर्म संकट है सर, उस एडवाइस को जरा गौर करिएगा। अगर कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को, क्या बोला, अनकाउंटेबल नाउन को क्या कर रहा है, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे फेस करना चाहता है, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसा फेस करना चाहता है। अगर मैंने बोला मैंने आपको एडवाइस दिया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसा फेस हुआ, लेकिन बोला मैंने आपको ढेर सारे सलाह दिए, अब ढेर सारे सलाह दिए मतलब समझ रहे हो कि उस एडवाइस को वो कहीं ना कहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसा फेस करना चाहता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, ये चीजें मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। जरा देखिए कुछ शब्द यूज करेंगे उसके साथ, जैसे SCN है तो आप क्या करेंगे, देखिए पीस ऑफ, क्या करेंगे, पीस ऑफ। आगे मैंने बोल दिया तो एन आइटम ऑफ, आगे देखिएगा आर्टिकल ऑफ, ठीक है ना,
एन आर्टिकल ऑफ, ये चीजें होती हैं। अब अगर इसी को आप प्लूरल काउंटेबल नाउन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर पीस को लिखा तो पीसेज ऑफ कर दीजिए, एन आइटम आपको क्या करेंगे, आइटम्स ऑफ कर देंगे, प्लूरल है तो भाई आर्टिकल हट ही जाएगा। आगे बोला एन आर्टिकल आपको क्या करेंगे, आप आर्टिकल्स ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे, आर्टिकल ऑफ कर देंगे। अब देखिए कुछ और शब्द हैं, जैसे एससीएन में सिंगुलर में मैंने बोला कि लोफ ऑफ, क्या बोला, लोफ ऑफ, तो क्या करेंगे, अगर प्लूरल में यही चीज ला रहे हैं तो क्या कर देंगे आप, लोफ्स ऑफ कर देंगे, लोब्स ऑफ, निवाला वगैरह जो होता है ना, ये चीजें आप समझिए। जैसे यहां मैंने बोला कि सिंगुलर में आपका बिट ऑफ लगा है, तो यहां पे प्लूरल में लाएंगे तो क्या करेंगे, आप बिट्स ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको एडवाइस दिया, आई गेव यू बिट ऑफ एडवाइस, क्लियर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन मैंने बोला कि मैंने आपको ढेर सारे एडवाइस दिए, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलोगे ना, तो आई गेव यू उसके बाद बिट्स ऑफ एडवाइस, क्योंकि प्लूरल करना है ना, एडवाइस में ऐसे ऐसे आप नहीं जोड़ सकते उनके पहले, जबकि ये शब्द लगा सकते हो। अब आंसर आपको मिल गया होगा कि सर क्या करना है, आई ईट 2 ब्रेड्स के जगह पे सर ब्रेड्स तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब इसको हटा देते हैं और इसके पहले मैं बोल सकता हूं जैसे आई ईट, आगे 2 बोला, फिर पीसेस बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, पीसेस ऑफ, और ब्रेड ऐसे ही रहेगा, इसमें एस और यस नहीं लगाओगे बेटा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं कि सर अनकाउंटेबल नाउन को किस कंडीशन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे बनाते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसे बनाते हैं, क्लियर है कि नहीं, एक बार थंब इम्प्रेस करते जाइएगा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपके बीच में है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट देकर जाएगा यार, एकदम जानदार शानदार, मैं बोल रहा हूं ना कि एकदम मजा आ जाएगा। जरा इस प्रश्न को सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मैंने सही लिखा है, सर आप कोई प्रश्न ही सही नहीं लिख रहे हैं इसलिए तुक्का मार देता हूं कि गलत है, ऐसा नहीं करना है बेटा। कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करो और जितनी भी चीजें स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, लेकिन अच्छे तरीके से सारी चीज नोट होनी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है ना। ग्राफ बनाते रहो। बोला द फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, सही लिखा है कि गलत लिखा है इसको बताइए, तब तक मैं कुछ अलग से आपके लिए ग्राफ बना देता हूं। चलिए जैसे यहां मैंने लिखा सब्जेक्ट और इसके प्रॉपर्टीज में लिखा कि सिंगुलर वर्ब, क्या लिखा, सिंगुलर वर्ब, आगे मैं लिख देता हूं डोंट टेक आर्टिकल द। अब बोला कि सर सब्जेक्ट अगर लिखा है, किसी सब्जेक्ट का नाम लिखा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, क्लियर हो। आगे बोला कि दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोला है कि डोंट टेक आर्टिकल द, आर्टिकल द भी आप नहीं लगाओगे, ठीक है ना। यहां तक बात अच्छे तरीके से आप समझिए। अब बोला कि सर एक फेज और होता है सब्जेक्ट का, क्या होता है, एक फेज और होता है सब्जेक्ट का, अगर सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट क्या करेगा, जरा इधर लिखता हूं, इधर से ग्राफ बनेगा। अगर मैं बोल दिया एक फेज और होता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यदि किसी नाउन, क्या बेटा, किसी नाउन के मेरिट, किसकी बात करे, मेरिट की बात करे या डीमेरिट की बात करे, ध्यान से देखिएगा, मेरिट्स की बात करे या डीमेरिट्स की। अभी देखिएगा इधर मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज लिख दी सीधे सीधे कि वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा और डोंट टेक आर्टिकल द, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं लेगा, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि सब्जेक्ट, अब बोला कि किसी नाउन के मेरिट और डीमेरिट को अगर बता देगा बेटा, तो इस जगह क्या प्रॉपर्टी होगा, लिखिएगा। पहली बात तो प्लूरल वर्ब, और दूसरी बात आर्टिकल द लगाने का भी हम काम करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट करो यार, मजा आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट करिए। सबसे अलग तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके बीच में मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगर मैं कह दूं, जरा गौर करिएगा, मैं कह दूं कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो लेंदी सब्जेक्ट है, तो मैं लिखने का प्रयास करूंगा दी पॉलिटिक्स इज अ लेंदी सब्जेक्ट। क्या मैंने सही लिखा है, सर गलत हो गया। देखिए अगर किसी सब्जेक्ट का नाम है, क्या है, किसी सब्जेक्ट का नाम है मेरे भाई, तो मैंने पहले ही कह दिया ना कि सिंगुलर वर्ब लेगा, चलिए यहां तक की बात सही है, आर्टिकल द नहीं लेगा। लेकिन अगर इसी सब्जेक्ट से किसी के मेरिट या किसी की डिमेरिट की बात कर दिया, तो उस सब्जेक्ट के पहले आप आर्टिकल द भी लगाओगे, साथ ही साथ प्लूरल वर्ब भी लगाओगे। जैसे देखिएगा नीचे मैं लिखता हूं दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर गुड। अब आपको समझ में आ गया होगा
कि देखिए ऊपर भी पॉलिटिक्स लिखा जो आर्टिकल द नहीं लेगा, साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब लिया है। यहां भी मैंने पॉलिटिक्स लिया जो कि आर्टिकल द लेगा और साथ ही साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा। मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाले सेंटेंस में पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट तो मैंने बोला ना सिंगुलर होगा, आर्टिकल द भी नहीं लेगा। पॉलिटिक्स लेंदी सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स लंबा सब्जेक्ट है, तो लंबा विषय है, तो सब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा था। नीचे बोला कि भारत, मतलब किसी नाउन के पॉलिटिक्स का सहारा लेकर भारत की राजनीति अच्छी है, मतलब पॉलिटिक्स के सहारे किसी नाउन के मेरिट की बात कर रहा है बेटा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस पॉलिटिक्स के आगे आर्टिकल द भी लगाएंगे, साथ ही साथ प्लूरल वर्ब भी लगाना है। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बताओ, अच्छे तरीके से समझ गए। जरा पीछे आना और इस प्रश्न को देखिएगा, स्क्रीनशॉट समझ में आ गया जो मैंने ग्राफ बनाया है। बिल्कुल बोला फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, तो क्या करना था, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना था। लेकिन अगर इसी प्रश्न में होता कि मोहन की फिजिक्स अच्छी है तो आप क्या करते बताइए, तो आप करते द फिजिक्स ऑफ मोहन, क्या करते आप, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड करते, ना कि इज गुड। समझ गए कि नहीं, देखो ऊपर भी फिजिक्स है नीचे भी फिजिक्स है, दोनों में कितना अंतर है बस समझने का प्रयास करिएगा। नीचे वाले में द फिजिक्स, फिजिक्स से पहले द बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि फिजिक्स का सहारा लेकर मोहन के मेरिट और डिमेरिट की बात कर रहे हैं बेटा। अगर मैं कह दिया कि मोहन की फिजिक्स बहुत बेकार है, बहुत घटिया है, तो फिजिक्स का सहारा लेकर मोहन के डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, एक बार थंब इंप्रेस करना बेटा। मजा आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट्स करते रहिए। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके बीच में बेटा, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ही किल्ड मेनी डियर्स, जरा देखिएगा इस प्रश्न को और बताइए सर आपने सही लिखा कि गलत लिखा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी देखिएगा। चलिए कुछ यहाँ पे शब्द लिखे हैं मैंने, इसके बीच में देख लीजिएगा। जैसे स्पीसीज आप जानते हैं प्रजातियां, सैलमन, आपकी टर्बट, पाइक, अमेरिकल, ये क्या होते हैं, एक मछलियों की प्रजाति है बेटा। इधर सीप, सीरीज और इधर आपकी डियर लिखा है। एक लाइन ऐसे खींचना और इधर लिख देना सेम फॉर्म, क्या लिख देना, सेम फॉर्म। अब किस में सेम फॉर्म, बोला कि या सिंगुलर की बात कर लीजिए या प्लूरल की बात कर लीजिए, हम ईगो में रहते हैं, हम अपने ही फॉर्म में रहेंगे बेटा। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं, कि अगर आप इनको सिंगुलर में भी यूज करिए या प्लूरल में भी यूज करें बेटा, इनका सेम फॉर्म होगा, ऐसे ही रहेंगे, इनमें यस या यस नहीं लगा सकते आप, इस बात को अच्छे से समझना। अब अगर उसमें प्रश्न में क्या है जरा देखिएगा, बोला ही किल्ड मेनी डियर्स, उसने बहुत सारे हिरन मारे, तो बहुत सारे तो लगा सर डियर को प्लूरल कर दे, डियर्स कर दे, लेकिन ये डियर जो शब्द है बेटा, ये डियर क्या होगा, ये सेम फॉर्म होगा। आप सिंगुलर की बात कर लीजिए या प्लूरल की बात कर लीजिए, डियर्स की जगह क्या होना चाहिए था, डियर होना चाहिए था, तब जाके सही होगा। जरा देखिएगा यहाँ आपके बीच में डियर है ना बेटा, ये सेम फॉर्म में रहते हैं। इतने शब्द आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न है बेटा, जो शब्द हैं वो मैं आपके बीच में जरूर दे देता हूं, बाकी आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, जितना बताऊं दैट्स इनफ फॉर यू बेटा, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं और इस प्रश्न का बेहतरीन जवाब दीजिए। और एकदम बोला कि यहाँ से ललन टॉप सीरीज मिलने वाली है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एकदम बोला नहीं कि उम्दा यार इतना गजब कॉन्सेप्ट पाओगे बेटा, एकदम अलग तरीके से ये मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। 2 डजन्स एग्स हैव बीन बॉट, बताइएगा प्रश्न सही है या गलत है, क्या कॉन्सेप्ट है उसको बताने का प्रयास करिए। तब तक मैं कुछ बनाता हूं, उसको ग्राफ में लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, यहां कंडीशन बनेगा अगर काउंटेबल है और अगर अनकाउंटेबल है, ठीक है ना भाई। काउंटेबल है तो क्या करेगा, प्लूरल होगा, और काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा और साथ ही साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा और साथ ही साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जरा नीचे आइएगा, ये पहला कॉन्सेप्ट है। नीचे बताने का प्रयास करें कि अगर कभी भी कोई यूनिट है बेटा और उसके पहले यदि आपका न्यूमेरिक आ गया, क्या आ गया, उससे पहले यदि आपका न्यूमेरिक आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा नाउन आएगा सेम कंडीशन होगी, काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, साथ ही साथ प्लूरल वर्ब लेगा बेटा, और अगर सिंगुलर है अनकाउंटेबल तो सिंगुलर होगा और साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। सर पता नहीं क्या चीजें बता रहे बेटा, कुछ नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट करिए, बहुत मजा आएगा बेटा। बहुत हीट है, इतनी गर्मी है फिर भी यार 100% दे रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट करो, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ मैं बताना चाहता हूँ, एकदम जादुई कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेटा, बस एक बार अच्छे से समझ लिए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले यूनिट दिख जाए बेटा तो ये ऑलवेज प्लूरल होगा। आंख बंद करना और बोलना कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले इकाई लिखी गई है,
किसी भी चीज की इकाई हो गई, माप तौल की हो गई, तो सबसे पहले सेंटेंस में अगर यूनिट लगा है तो ऑलवेज प्लूरल होगा बेटा, दिमाग में डाल लो। लेकिन अगर कभी भी यूनिट से पहले, क्या बोला, अगर कभी भी यूनिट से पहले कोई न्यूमेरिक आ गया तो ये ऑलवेज सिंगुलर होगा, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या बोला कि अगर यूनिट सबसे पहले सेंटेंस में लगा है बेटा तो ऑलवेज प्लूरल होगा, लेकिन अगर यूनिट से पहले न्यूमेरिक आ गया, कोई नंबर आ गया, तो ऑलवेज सिंगुलर होगा। इस बात को अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है ना। जरा देखिएगा इस प्रश्न में क्या बोला, 2 डजन 6। अब बोलिए, अब अच्छे तरीके से देखिएगा, ये डजन हमारा क्या है, डजन हमारा यूनिट है। अब यूनिट के पहले हमारा क्या है, ये नंबर हो गया, न्यूमेरिक हो गया, मतलब न्यूमेरिक के बाद अगर यूनिट आता है तो हमेशा सिंगुलर होता है। इस कॉन्सेप्ट पे रहिए, जितना मैं बता रहा हूं उसको समझते जाइए। तो आप बताइए, डजन्स में एस नहीं होना चाहिए था, डजन होना चाहिए था। 2 डजन, उसके बाद देखिएगा एक्स है, मतलब एक हमारा क्या है, देखिएगा इसके बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा बेटा, फिर प्लूरल अब लगेगा। यही अगर बोलता कि मिल्क की बात करता, मिल्क की बात करता बेटा तो अनकाउंटेबल था, तो मिल्क्स ना करते, मिल्क ही करते। तो ये फेस तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। लेकिन यहां सिर्फ इतनी बात हो रही कि सेंटेंस में सबसे पहले अगर यूनिट आ गया तो ऑलवेज प्लूरल, और अगर यूनिट के पहले न्यूमेरिक आ गया बेटा तो वो हमेशा सिंगुलर हो जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। अगर मैं कह देता, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर सबसे पहले यूनिट आ गया, सबसे पहले यूनिट आ गया, जैसे मैं कह देता हूं, प्रश्न देखिएगा, dozens of eggs have डिस्ट्रॉयड। इस प्रश्न में देखिएगा कि डजन्स, ये सबसे पहले यूनिट आ गया बेटा, तो सबसे पहले यूनिट है तो क्या मैंने बोला कि प्लूरल ही होगा। अब यहां डजन ऑफ एक्स नहीं कर सकते, आप देखिएगा यहां क्या करेंगे, डजन्स ऑफ एक्स आपको करना है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और बता देता हूं कि अगर कभी भी यूनिट के पहले, ध्यान से देखिएगा, यहां क्या किए, डायरेक्ट यूनिट आ गया तो ऑफ लगा के आपने नाउन लगाया। लेकिन अगर कभी भी यूनिट के पहले बेटा आपका न्यूमेरिक है तो इसके बाद आप ऑफ कभी नहीं लगा पाओगे। इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। क्या मैंने बोला कि अगर यूनिट के पहले न्यूमेरिक है तो उस सेंटेंस में ऑफ आपको नहीं लगाना है। जैसे अगर मैं कह देता यहां पे 2 दर्जन, 2 डजन हो जाता, क्योंकि डजन्स के पहले, यूनिट के पहले 2 लगा दिया तो 2 डजन कर दूंगा। तो यहां क्या कर दूंगा, 2, उसके बाद डजन्स के जगह पे क्या करेंगे आप, डजन कर देंगे। तो आप अब मुझे यहीं पे बताइए कि अगर डजन कर दिए, क्या कर दिए, डजन कर दिए, तो यहां ऑफ एक्स कर सकते हैं क्या, हम ऑफ एक्स कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 2 डजन उसके बाद एक्स करना है, यहां पे ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यूनिट के पहले न्यूमेरिक है तो उस सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट यूनिट से स्टार्ट है बेटा तो यूनिट ऑलवेज प्लूरल भी होगा और उस सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग होगा। अब कभी कभी जाता ना भाई, यूनिट वगैरह पढ़ के जाते हैं और ये ऑफ वाला प्रॉब्लम दे देता है ना, तो सब कुछ पढ़ो। मैंने बोला ना कि एक जगह पढ़ोगे हर जगह काम देगा, सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा बेटा। आई होप इस प्रश्न का अच्छे तरीके से आपको सोल्यूशन मिल गया होगा सर, कि यूनिट के पहले अगर न्यूमेरिक होता है तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन सबसे पहले यूनिट आ गया तो हमेशा प्लूरल होगा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में। और मैंने बोला ना कि इस प्रश्न से भी आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। ये पहले दूसरे के जैसा मैंने बनाया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए और बी पार्ट है सर, इनको आप बताने का प्रयास करिएगा। द इंडिया हैज ऑन द मैच, नीचे लिखा है इंडिया हैव ऑन द मैच, दोनों में कौन सा सही है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा। बोला दोनों में कौन सा सही है, कुछ कॉन्सेप्ट हम नोट करते हैं और उसको बताने का काम करेंगे आपके बीच में। जरा नोट करिएगा, नोट करिए हमारे साथ। यहां लिखिएगा कंट्री, क्या लिखिए, कंट्री, और इधर एक वे बनेगा और इधर एक वे बना लीजिए। अब इन दोनों में हम बताने का काम करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां भी मैंने लिखा नेम, क्या लिखा बच्चा, यहां भी नेम लिखा। प्रॉपर्टी क्या बोला, प्रॉपर्टी बोला सिंगुलर वर्ब, क्या सिंगुलर वर्ब। दूसरा मैंने क्या बोला कि डोंट टेक आर्टिकल, क्या डोंट यूज आर्टिकल। ये क्या हो गया, पहले की प्रॉपर्टीज हो गई। अब जरा इधर देखिएगा, इधर भी क्या होगा बच्चा, इधर भी नेम होगा और इधर लिखिएगा प्रॉपर्टी। पहले में क्या बोला कि प्लूरल वर्ब, क्या बोला प्लूरल, और दूसरा क्या होगा आपका आर्टिकल
वो भी कौन सा, आर्टिकल दे इज यूज्ड। अब ये क्या कह दिया कि दोनों जगह सर कंट्री का नाम है, जरा इधर भी देखिएगा आप, इधर भी कंट्री का नेम है और इधर भी क्या है, कंट्री का नेम है। लेकिन दोनों जगह में क्या करना है आपको कि इधर कह रहा है सर सिंगुलर वर्ब लगाइएगा और आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और इधर क्या कह रहा है कि प्लूरल वर्ब लगाइएगा और आर्टिकल द लेंगे। अब सर कंट्री का नेम दोनों जगह सेम है, लेकिन कब वो सिंगुलर वर्ब होगा, कब वो प्लूरल वर्ब लेगा, ये चीज आपको समझना है। तो ये प्रॉपर्टी समझ पाओगे तभी तो क्लियर है ना बच्चा। देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं कह दिया आपके बीच में भारत खूबसूरत देश है, क्या बोला, भारत खूबसूरत देश है, तो आप अगर बना रहे हैं दी इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब आप मुझे बताइएगा कितने लोग बता रहे हैं कि सर सही है। एक बार कमेंट्स करिए कि सर भारत खूबसूरत देश है और ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है, द इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, क्या सही लिखा हूं मैं, बताइए एक बार जल्द से जल्द। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ इंडिया के पहले आप आर्टिकल द नहीं लगा पाओगे, नीचे मैंने आपको ग्राफ में बता ही दिया था ना। वैसे भी इंडिया वगैरह किसी देश का नामकरण कर दिया तो पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर है तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल वैसे भी नहीं लेता बेटा। तो क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा बोलना था कि इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, क्या बोलना था, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा कंफ्यूज होने का प्रयास करिएगा, और कंफ्यूजन ना हो मेरी क्लास में तो बेटा समझ नहीं रहे हो आप, अगर कंफ्यूजन के बाद पूछ लिए तो मास्टर बना दूंगा बेटा, ये भी वादा है। अब बताइए मुझे, भारत क्रिकेट खेल रहा है, क्या भारत क्रिकेट खेल रहा है, सर इतना छोटा सा चिरपिटिया क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, एक बार कमेंट्स करिए क्या होगा, भारत क्रिकेट खेल रहा है। अब इसको मैंने अगर बना दिया द इंडिया इज प्लेइंग क्रिकेट, अब क्या ये मैंने सही लिखा है, जरा पीछे आइएगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक बार कंट्री का नेम अगर नॉर्मल वे में यूज किया गया बेटा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और साथ ही साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेगा। और अगर किसी देश का नाम, ध्यान से देखिएगा, स्पोर्ट या फिर बैटल, क्या मैंने बोला, स्पोर्ट या फिर बैटल से संबंधित लिखा गया है सेंटेंस में, तो प्लूरल वर्ब लेगा बेटा और उसके साथ आर्टिकल द का भी प्रयोग करेंगे। जरा इस प्रश्न में आइएगा, ऊपर वाले में नॉर्मल वे में यूज किया कि भारत खूबसूरत देश है, द इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री नहीं होना चाहिए था, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, देखो आर्टिकल भी नहीं लगाया, साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिएगा भारत क्रिकेट खेल रहा है, यहां भारत का नाम कहीं ना कहीं स्पोर्ट से संबंधित है बेटा, तो क्या करना है, द इंडिया, इंडिया के पहले द लगा दिया, बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ इज ना लगा के आर लगाने का प्रयास करेंगे, द इंडिया आर प्लेइंग क्रिकेट। सर ये होना था, मतलब हम लोग क्या यार टाइम एंड टेंस से बस आप क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहां देखिए मैंने बोला ना कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, नाउन का रूल नहीं पता तो प्रश्न गलत कर देते, एकदम चिरपुटिया ट्रांसलेट था, द इंडिया आर प्लेइंग होगा। यार तुम लोग इतना क्रिकेट देखते हो, कभी लिखा होता है ना, द इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 5 विकेट्स, द ऑस्ट्रेलिया हैव ऑन द टॉस, हैव क्यों लगा होता है बेटा, सिंगुलर क्यों नहीं होता वहां पे, क्योंकि किसी भी देश का नाम अगर स्पोर्ट और बैटल से संबंधित है तो उनके साथ क्या करेंगे आप, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे और साथ ही साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और नॉर्मल वे पे है बेटा तो क्या करोगे आप, ना आर्टिकल द लगाओगे और ना ही नॉर्मल चीजों में सिंगुलर वर्ब लगाओगे। जरा इस प्रश्न में आइएगा, बोला द इंडिया हैज ऑन द मैच। अब यहां से समझना है, अगर कोई कंट्री का नेम है, क्या है बेटा, अगर कोई, देखिए अगर कोई कंट्री, अगर किसी कंट्री का नेम है, किसी कंट्री का नेम है बेटा, तो आपको समझना है कि अगर इसके बाद किसी कंट्री नेम के आगे अगर प्लूरल वर्ब लगा है तो इसके पहले आर्टिकल द का होना कंपलसरी है। ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया ना। और दूसरी बात, अगर किसी कंट्री नेम के आगे दी प्लस किसी कंट्री का नेम है तो इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी, ये भी कॉन्सेप्ट आपके बीच में हो गया। वो चीजें तो आप वहीं से सीखी हो ना बेटा। जरा इसमें आइएगा, अब इंडिया के पहले आर्टिकल द लगा है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए था, जबकि नहीं है। अब यहाँ इंडिया के पहले आर्टिकल द नहीं लगा तो प्लूरल वर्ब कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हो, जिनको अगर हिंदी नहीं आ रही उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था। देखिए ऊपर क्या बोला, द इंडिया हैड ऑन द मैच, क्रिकेट के संबंधित बेटा बोला कि जो इंडिया है वो क्रिकेट जीत चुका है, तो आपको क्या करना था, द इंडिया हैज ऑन के जगह हैव ऑन द मैच करना चाहिए था। मतलब सर इस बार आपने क्या किया, दोनों ऑप्शन गलत कर दिया। अब लो तुक्का मारो कि सर पहला गलत होता था दूसरा सही होता था, यहां दोनों गलत हो गए। अब बोला कि भारत क्रिकेट जीत चुका है तो द इंडिया हैव ऑन द मैच होना चाहिए था, हैज ऑन द मैच नहीं होना चाहिए था। नीचे क्या किया, इंडिया के पहले आर्टिकल द लगाना चाहिए था, क्योंकि किसी देश का नाम अगर
स्पोर्ट्स से संबंधित, तो आर्टिकल द लेगा। बताओ समझ गए कि नहीं, बेटर कॉन्सेप्ट था कि नहीं, एक बार थंब प्रेस करिएगा। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है बेटा, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ये जरूर अपनी कॉपी में बना लेना बेटा, और दिमाग में तो बिल्कुल बन जाना चाहिए, वो तो अभी बन गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, और इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा। वुमेन आफ्टर वुमेन, आगे क्या लिखा है, क्लाइम द रॉस्ट्रम टू स्पीक अगेंस्ट द क्रूएल। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बेहतरीन कंसेप्ट में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए जल्द से जल्द बताइएगा, बताइए आंसर क्या होगा। तब तक मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखता हूं, उसको आप नोट करिएगा। अब क्या बोला कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, मुद्दा क्या होना चाहिए कि अगर ये सेम नाउन हो गए, क्या हो गए, मतलब ये N1 मैं मान लेता हूं, इस नाउन को N1 मान लेता हूं, बीच में आपका प्रेपोजिशन लग गया, और इसके बाद ये हमारा क्या है, N2 है, क्या है, ये हमारा N2 हो गया, दूसरा नाउन। अगर मुद्दा ये है कि ये दोनों सेम नाउन हो गए, क्या हो गए बेटा, ये दोनों सेम नाउन हो गए, तो ध्यान रखना ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। क्या बना, N1 प्लस प्रेपोजिशन प्लस N2, मुद्दा क्या हो गया कि दोनों अगर सेम नाउन हो गए तो ये दोनों नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे बेटा। यहां देखिएगा वुमेन आफ्टर वुमेन, तो वुमेन हमारा क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, आफ्टर हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद भी मेरा नाउन आ गया, सेम नाउन है बेटा। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई कि सेम नाउन है, और अगर सेम नाउन है तो आप बताइए कि ये जो नाउन होगी वो किस में होगी, ये नाउन हमारी सर सिंगुलर में होगी। और आपको पता है वुमेन हमारा प्लूरल होता है, जबकि वुमेन होगा WOMAN, ये हमारा सिंगुलर होता है, जबकि WOMEN हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो सर वुमेन आफ्टर वुमेन होना चाहिए था, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा, खोपड़ी में होना चाहिए। वुमेन आफ्टर वुमेन के जगह पे वुमेन आफ्टर वुमेन, मतलब इस ए को ई को ए में चेंज करना है, यहां भी ई को ए में चेंज करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था, बताइए आपको मजा आया कि नहीं, एक बार कमेंट्स जरूर करिएगा बेटा। और एक चीज मैं कहता हूं, नाउन की सीरीज का आगाज हो गया है बेटा, इस सीरीज को पांचों सीरीज आप पढ़ लीजिए। और एक चीज मैं बताऊं, आपके बेटा 250 प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और एक चीज मैं बता दूं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली बेटा, सिर्फ एक एक टॉपिक की, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं सबकी आप क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज आप देखते जाइए। और क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज बेटा यूट्यूब पे पहली बार प्रत्येक टॉपिक के मैंने आपके सबसे पहले लाया था बेटा, और अब आपके बीच में फ्यूचर विल परिवार में इस चीज को मैंने कंटिन्यू किया है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए, सभी एजुकेशन ग्रुप में एकदम बेटा छा जाओ, एकदम बुलाने की यार मजा आ जाता है जब ये पसीना बहता है ना आपके लिए। और एक चीज बताऊं, अपना 100% जरूर दिया करो बेटा, क्योंकि लगे ना मुझे भी कि मेरा माइनस का कलंक हट रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन आप जरूर उसको हटाने का काम करेंगे। चलिए ज्यादा से ज्यादा विश्वास आप लोग बनाए रखिए बेटा, एक बार ज्यादा से ज्यादा थंब प्रेस करिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए मेरे साथियों। जय हिंद मेरे साथियों।